अस्सलाम वालेकुम उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ अ वेक्टर, सही, यूनिट 4 का, और हमारे यूनिट का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, क्लास 9। सही, तो आज हम पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ अ फोर्स क्या होता है। सही, तो इस चीज को समझने के लिए, एडिशन ऑफ अ फोर्स के मेथड को समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन को करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो फोर्स होता है, हमारे पास होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ये एक हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सही, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसमें दो चीजें आपको मिलेगी। इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और प्लस इसमें आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। सही, तो फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। तो जब हम एडिशन ऑफ फोर्सेस करते हैं, सही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर भी है। सही है, तो आप इन दोनों को सेम के एतबार से कर सकते हैं। तो जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं, सही है, तो उसको नॉर्मल तरीके से हम ऐड नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, सही, यूनिट तो दोनों में ही होता है। सही, अब इस स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अर्थमेटिक मेथड से हम जमा करते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि 10 केजी शुगर, सही, सही, या 20 केजी शुगर, दोनों को सिंपल तरीके से ऐड करेंगे तो आपके पास 30 केजी होगा। लेकिन आप फोर्स को इस स्केलर क्वांटिटी की तरह जमा नहीं करेंगे, यानी सिंपल अर्थमेटिक मेथड से जमा नहीं करेंगे, बल्कि इसको वेक्टर क्वांटिटी की मदद से जमा करेंगे। तो कैसे जमा करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको समझ में आ रही है बात। अब आपके पास फोर्स, सही, अब फोर्स की डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्मॉल सा बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है। ये तीनों डिफरेंट फोर्सेस, यानी तीनों मुख्तलिफ बंदे इस पे फोर्स लगा रहे हैं। एक को F1 का नाम दिया, एक को F2 का नाम दिया, एक को F3 का नाम। तो हमने सपोज किया इस बॉडी पर कितनी कुव्वतें लग रही है, F1, F2 और F3, तीनों मुख्तलिफ बंदों की कुव्वतें लग रही है, लेकिन तीनों की डायरेक्शन सेम। सही है, तो अगर हम देखें कि जो सिंगल ये वाली जो कुव्वत है F1, इस F1 की अगर इसका जो सिंगल इफेक्ट है, यानी इसका जो असर होगा इस जिस्म पर, इन तीनों का भी वही असर होगा। अब आप ये सपोज कर ले, अगर यही आपके पास, ये आपके पास इस तरह की एक कार है, सही है बेटा, ये आपके पास है एक कार, और यही तीनों कुव्वतें इस पर कार पर लग रही है, F1, F2, F3। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये इस कार को आगे की तरफ मूव करवा रहा है। तो इसी तरह ये दोनों फोर्सें भी जब इस पे मिलेंगी तब भी ये कार आगे मूव हो। सही है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो सिंगल इफेक्ट है, इसका जो सिंगल इफेक्ट है वो इसके कंबाइनिंग इफेक्ट के बराबर है। समझ में आ रही है बात, तो इसको कहते हैं हम एडिशन ऑफ अ फोर्स। क्लियर है, यानी इसी बात को, क्योंकि यहां पर जब हम एडिशन ऑफ अ फोर्स निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे बेटा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि जब आपके पास एक सिंगल फोर्स अगर इस जिस्म पे लग रही है, और उसी सिंगल फोर्स के साथ अगर दो तीन फोर्स और भी इस जिस्म पे लग रही है, तो वो सिंगल फोर्स का जो असर होगा, यानी इफेक्ट होगा, वो बराबर होगा इन सब के असर। तो समझ में आ रही है बात यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ। समझ आई बात, तो इसी तरह हम अब एडिशन ऑफ अ फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये क्या लिखा, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स टू बी एडेड इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। सही, यानी कि ये जो सिंगल फोर्स इस बॉडी पे लग रही है, ये सिंगल फोर्स इस गाड़ी पे लग रही है, उसका जो इफेक्ट होगा, और ये तमाम फोर्सों को जब आप जमा करेंगे, ऐड करेंगे, सही है, उसका जो इफेक्ट होगा, ये दोनों इफेक्ट बराबर होते हैं। जब हम उनको कंबाइनिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट। सही, इसकी एक और आसान सी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि व्हेन टू और मोर देन टू forces added and combined affect same as single force effect. See, is called
रिजल्टेंट फोर्स। सही, ये दोनों डेफिनेशन आप देख सकते, समझ में आएगी बात यहाँ। तो इसी तरह जब हम एडिशन ऑफ अ फोर्स करते हैं, इसको दो तरीके से करते हैं। इसके कितने तरीके होते हैं? टू मेथड्स होते हैं, टू मेथड्स ऑफ एडिशंस ऑफ फोर्सेस। सही, पहला आपके पास क्या कहलाता है? ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा कहलाता है एनालिटिकल मेथड। अब आपको एडिशन ऑफ अ फोर्स का समझ में आ गया कि जब हम दो या दो से ज्यादा कुव्वतों को ऐड करते हैं तो उसका जो कंबाइनिंग इफेक्ट होता है वो सिंगल फोर्स के जैसा होगा। सही, तो इसको हम ऐड कितने तरीके से करते हैं? ग्राफिकल मेथड से करते हैं और एक एनालिटिकल मेथड से। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफिकल मेथड को डिफाइन करेंगे, सही, फिर उसके दूसरे स्टेप में हम इसके एनालिटिकल मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, तो कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आइए सबसे पहले अगर हम ग्राफिकल मेथड को पढ़ते हैं तो याद रखें कि जब भी हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका बाकायदा एक रूल होता है। सही, उस रूल के तहत हम इसको ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ अ फोर्सेस या एडिशन ऑफ अ वेक्टर, इन दोनों में से अगर सेम सवाल आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि आपके पास एडिशन ऑफ फोर्स आ जाए या एडिशन ऑफ अ वेक्टर आ जाए तो हम इनकी एडिशन हमेशा एड एंड टेल रूल की मदद से करते हैं। कौन से रूल की मदद से करते हैं? एड एंड टेल रूल। कौन सा? ग्राफिकल मेथड। सही, तो अभी हम इसको समझते हैं कि हेड एंड टेल रूल की मदद से हम कैसे इसको ऐड करेंगे। तो ये तो सबसे पहले अभी हम क्या सीखेंगे बेटा? ग्राफिकल मेथड हम सीखेंगे। सही, ग्राफिकल मेथड जो होता है ये हमेशा वन डायमेंशन होता है, वन सेकंड। सही, ये दो बातें याद रखें, ये वन डायमेंशनल। सही, तो वन डायमेंशनल को समझने के लिए आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारे पास दो डायमेंशन होता है। एक कहलाएगा आपके पास एक्स एक्सिस और ये जो परपेंडिकुलर है ये कहलाएगा आपके पास वाई एक्सिस। सही है बेटा? तो ये एक्स एक्सिस एक डायमेंशन हो गया आपके पास, वाई एक्सिस इसका अलग डायमेंशन हो गया। तो ये सबसे पहली बात है, हम इसको ग्राफिकल मेथड को एक तो वन डायमेंशन से करेंगे, दूसरा हेड एंड टेल रूल इस्तेमाल करेंगे। सही, अब अगर आप हेड एंड टेल रूल को मजीद करते हैं, हेड एंड टेल रूल्स, हेड एंड टेल रूल्स क्या होता है? सही, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर को, अ वेक्टर या फोर्स या जो भी लिख लेते हैं, अ फोर्स, वेक्टर, अ फोर्स, वेक्टर रिप्रेजेंट बाय एन एरो। एक एरो से हम इसको क्या करेंगे? फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, एरो यानी तीर के निशान से। सही है बेटा? ये तीर के निशान से सही। तो इसमें जो पहली बात है आपके पास, सही, हेड ऑफ द एरो क्या कह रहा है? हेड ऑफ एरो shows the direction of force। सही, यानी कि कोई भी अगर आपके पास इस तरह वेक्टर, अब जैसे यहां देखें ये वेक्टर, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, ये एक्स एक्सिस पर होगी, अगर ये होगी ये वाई एक्सिस पर होगी। समझ में आ रही है बात? अगर इस तरह होगी तो इसकी डायरेक्शन, तो ये एरो क्या शो करता है? इसकी डायरेक्शन को शो करता है। सही, फिर दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखना है कि आपके पास जो लेंथ ऑफ एरो होगा, सही, शोज, क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करता है। यानी कि अगर आपका वेक्टर जितना ज्यादा, अगर मैंने 10 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना है तो उसकी लेंथ बिलफर्ज ये है, क्योंकि हम स्केलिंग करेंगे। अगर मैंने 5 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना है तो उसकी लेंथ ये हो। तो ये जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और ये जो हेड होता है ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो आप इसको इस तरह ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट भी कर सकते हैं इसी तरह इसको। यहां जरा देखें कि आपने एक वेक्टर बनाया इस तरह का, स्ट्रेट लाइन। सही, क्लियर? इसका जो ये हेड है, ये हेड, ये किसको शो करेगा? डायरेक्शन।
सही है। और इसकी जो लेंथ होगी यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वो किसको शो करेगा? मैथड। समझ में आई बात यार? तो ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स। सही। अब मुख्तलिफ वेक्टर्स को हम इस तरह शो करते हैं। अब हम हेड एंड टेल रूल की, ये तो मैंने कुछ पॉइंट बताया। इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अब हम इसको मिलाते कैसे, अगर दो वेक्टर को हम जमा करते हैं तो इसको हल कैसे किया जाता है। ये तो सिर्फ हमें ये पता चला कि किसी भी हेड एंड टेल रूल में हम वेक्टर को एरो से जाहिर करते हैं, जो इसका एरो का हेड होगा वो आपकी डायरेक्शन को शो करेगा और इसकी जो लेंथ होगी वो आपके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। सही। अब हम इसको जमा कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको 4 स्टेप से करते हैं। कितने स्टेप से? 4 स्टेप। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? सुटेबल स्केल फर्स्ट करेंगे। क्या फर्स्ट करेंगे? सुटेबल स्केल। अब जैसे कि हमारे पास फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है ना। की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है ना। तो हम फोर्स को कैसे जाहिर करते हैं? हम यूं जाहिर करते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स F हो 15 न्यूटन या 20 न्यूटन, इस तरह लिखते हैं ना। उसको स्केल में हम जाहिर तो नहीं कर सकते, तो हम इसको सुटेबल स्केल की मदद से लेंगे। यानी इसकी स्केलिंग कैसे करेंगे? आपने स्केल का हेडिंग दिया स्केल, इसमें आपने लिखा कि आपके पास 1 सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर है आपके पास 5 न्यूटन। अब ये आपके पास कितना है? 15 न्यूटन। तो आप जब दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 15 न्यूटन के। और अगर आप इधर 20 है, सही, देखिए 3 1 3 3 5 20, सही। अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 सेंटीमीटर किसके बराबर आ जाएगा? 20 न्यूटन की। तो इसका मतलब है जो 15 न्यूटन है इसको आप स्केल में उसकी जगह 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, और जो 20 न्यूटन है उसकी जगह आप कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? फिर इसमें जो दूसरी बात है, सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। आपने फर्स्ट वेक्टर इस तरह ड्रॉ कर, सही। ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर बिलफर्ज आपके पास 15 था, तो आपने इधर लिख लिया कि फर्स्ट वेक्टर मेरे पास 15 न्यूटन, सही। अब इसकी डायरेक्शन आपको इसी तरह दी है, बिलफर्ज यहां पर एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आपको दी, सही। तो अभी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन सीधी स्ट्रेट यहां पर, सही। अब सपोज करें दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है वाई एक्सिस के डायरेक्शन। अब वाई एक्सिस का डायरेक्शन आपकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि आपने यहां पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को ऐसे शो किया, वाई एक्सिस का डायरेक्शन ये होता है, सही। तो फिर आप क्या करेंगे? देन सेकंड वेक्टर जो आपके पास होगा, सेकंड वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ड्रॉ फ्रॉम हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड से ड्रॉ करेंगे, सही। अब आपके पास वो सेकंड वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो ये आप इस हेड से यहां पर इसको ड्रॉ कर देंगे अप की तरफ, ऊपर की तरफ, यहां से यू शो कर देंगे। ये आपके पास क्या आ गया? बिलफर 20 न्यूटन। समझ में आ गया? अब आपने देखा फर्स्ट वेक्टर का क्या था? हेड था। सेकंड वेक्टर का क्या था? टेल था, सही। दोनों मिलके क्या बनाया आपके पास? हेड एंड टेल रूल बना। अब समझ में आ गया? अब इस पोजीशन को गौर से देखें, अगर हम हाईलाइट करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का इस तरह एरो हेड था, दूसरे वेक्टर का इस तरह टेल था। तो ये जो पोजीशन है ये हेड एंड टेल दोनों मिल गए, इसलिए हम इसको हेड एंड टेल रूल भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आई यहां तक दूसरा स्टेप। अब इसका तीसरा स्टेप हम करें। तीसरा स्टेप जो फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर का क्या है? टेल है, ये यहां पर बना हुआ। फर्स्ट वेक्टर के टेल से इस तरह ड्रॉ करेंगे और जाते जाएंगे हेड। तो आपके पास जो ये वेक्टर है ये हेड हेड से मिला और ये टेल टेल से, सही है। तो आप क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सही, एंड टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, सही। हेड ऑफ क्या कहलाएगा? सेकेंड वेक्टर का। यानी कि आपने, अगर इसको मैं थोड़ा क्लियर ड्रॉ कर दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वेक्टर आपने यू ड्रॉ किया, दोबारा जरा समझिएगा, सही है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, सही। सेकेंड वेक्टर ये आपके पास क्या था? फर्स्ट वेक्टर, सही।
सेकंड वेक्टर आपने यहां से यू ड्रॉ किया, सही है। थर्ड वेक्टर जो आपके पास था ये इसके ड्रॉ से यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ। तो ये वाला जो वेक्टर होगा जिसमें हेड से हेड सेकंड वेक्टर से मिल रहा है और फर्स्ट वेक्टर से टेल मिल रहा है, ये आपके पास कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या कहलाएगा? सही। और इस मेथड से जमा करने को क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। कौन सा रूल हमने इस्तेमाल किया? हेड एंड टेल। तो समझ में आई बात यहां तक? तो अब आपने देखा, अब इसको पैमाइश कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे स्केल उठाएंगे और यहां से यहां तक स्केल से इसको नोट करेंगे, इसकी वैल्यू। समझ में आ गया? ये तो आपने सुटेबल स्केल ले लिया था, पहले में आपने सुटेबल स्केल लिया, दूसरे में आपने वेक्टर्स को ड्रॉप कर दिया, दोनों वेक्टरों को, सही। तीसरे में आपने क्या किया? इसके टेल से स्टार्ट किया, इसके हेड पे टच कर दिया। अब यहाँ पर आप स्केल रख लेंगे और इसकी पैमाइश कर लेंगे, जो होगा वो इस स्केल के मुताबिक इसको टर्न कर, सही। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने यहाँ पे स्केल रखा और ये हमारे पास ये लाइन आई, बिलफर्ज आपके पास 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास 4 सेंटीमीटर अगर आती है तो वो 20 न्यूटन की, तो 5 सेंटीमीटर, 5 1 5 5 5 25, तो आपके पास ये कितना आएगा? 25 न्यूटन आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, सही। अगर आप इसको ग्राफिकली शो करते हैं तो वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर से शो करते हैं, इसे आर से शो करते हैं, जो बराबर होता है F1 वेक्टर जमा F2 वेक्टर, सही। यहां की जो वैल्यू आएगी, सही, यहां की वैल्यू आएगी। अब आप जैसे इन दोनों को जमा करेंगे वो डिफरेंट आती है, लेकिन हमने ग्राफिकली इस तरह हम इसको लिखते हैं, लेकिन इस तरह अर्थमेटिक मीन से हम जमा नहीं करते, सही, क्योंकि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आर से ही डिनोट होता है। वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से। याद रहेगी ये बातें? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ग्राफिकल मेथड एडिशन ऑफ अ फोर्स या एडिशन ऑफ अ वेक्टर में समझ में आया होगा। तो इसी चीज को आप एडिशन ऑफ वेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सही है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका था हमारे पास। कौन सा मेथड से किया? ग्राफिकल मेथड से किया। रूल कौन सा हमने लगाया? हेड एंड टेल रूल लगाया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी कि एडिशन ऑफ अ फोर्स या एडिशन ऑफ अ वेक्टर जो हमने ग्राफिकल मेथड से किया, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, सही है, ग्राफिकल मेथड के रूल्स भी पढ़ लिए, इसको बनाने का तरीका भी कर लिया। तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एनालिटिकल तरीके से वेक्टर को एडिशन करना सिखाएंगे या फोर्स को एडिशन करना सिखाएंगे। तो वीडियो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उमर ऑनलाइन चैनल को। अल्लाह।